Hello बच्चों, welcome to Netify. Today we are going to start a series of previous PYQs for NEET. ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज उसके साथ रिलेटेड जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं वो हम बताएंगे, एंड इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग नीट एग्जाम दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 5th May 2024. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। तो इसी सीरीज में हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन से समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि आई होप कि हम लोग की प्रिपरेशन अब लास्ट स्टेज में है, जहाँ पे हमको रिवीजन जो करना है वो PYQs की हेल्प से करना है, और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताते रहेंगे, जिससे कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी मिलती रहे और साथ साथ हमारे PYQs भी होते रहें, हमें आइडिया मिल जाए कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है वो है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग. If it reaches the ground with a velocity of 60 meter per second, then the height of the building is. Understood? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो आप जानते होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे इसमें हमसे पूछा गया है कि आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग बतानी है। तो इसमें जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एच इज इक्वल टू, हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं, एच इज इक्वल टू H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, एक तो हमारे सामने ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू U प्लस GT, ये पहली इक्वेशन है, और तीसरी इक्वेशन जो है वो है S इज इक्वल टू UT, सॉरी ये तो हो गई दूसरी, और तीसरी इक्वेशन होती है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम अप्लाई करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें कि हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको टाइम नहीं दिया है ना। तो इस क्वेश्चन में जो चीजें हम लोग को गिवन है उसमें है, पहले इनिशियल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी चीज जो हमको गिवन है वो है फाइनल वेलोसिटी दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, एंड द अदर थिंग दैट इज गिवन टू अस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू गिवन है। लेकिन हमें जो चीज नहीं दी है वो टाइम है। ठीक है, और हमसे जो पूछा है वो हाइट ऑफ द टावर है। तो अगर आप इन तीनों इक्वेशंस में देखें तो इस इक्वेशन में भी टाइम है और इस इक्वेशन में भी टाइम है, तो ये दोनों इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएंगी। ये क्वेश्चन इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, तो जो इक्वेशन क्वालिफाई करेगी इस क्वेश्चन को लगाने के लिए वो ये है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो वो इक्वेशन क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर V की वैल्यू पता है, जो फाइनल वेलोसिटी दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, और हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, हमें G की वैल्यू पता है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी विल पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 2, G की वैल्यू 10 एंड इनटू H, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो अब ये देखिए ये हो जाएगा 3600 एंड 40 का स्क्वायर होगा 1600 प्लस 2G20H। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे कि H की वैल्यू जो आएगी वो होगी 3600 माइनस 1600 अपॉन 20। ठीक है, हम लोग ने कैसे किया, इसको इधर लेके आए 3600 माइनस 1600, और यहाँ बचा 20H, 20 से डिवाइड किया, दैट विल कम आउट टू बी 22,000 अपॉन 20, दैट इज 100 मीटर। So the question, the answer for this question is 100 meter. That is the height from where the ball is dropped is 100 meter, यानी height of the tower जो है वो 100 meter है। ठीक है बच्चों, तो अब इसी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of distances traveled by freely falling body in the first, second, third and fourth second of motion। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए एक बात याद रखनी है, एक फॉर्मूला होता है दैट इज
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट सेकेंड। और वो फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड भी बोलते हैं, tth सेकेंड भी बोलते हैं, वो होता है u, दैट इज u प्लस हाफ, ठीक है, a इंटू 2t माइनस 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो हमको पता है कि बॉडी क्योंकि फॉलिंग है तो u की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो s इज प्रोपोर्शनल टू, a भी कांस्टेंट है, a g है, हाफ भी कांस्टेंट है, तो ये हमारा s इज प्रोपोर्शनल टू बी, s इज प्रोपोर्शनल टू 2t माइनस 1। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अगर हम लोग पहले सेकंड में देखें तो s1 जो होगा तो यहाँ पे पहले 1 की वैल्यू रखेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। तो s1 विल बिकम फर्स्ट 1, वो होगा 1 मीटर, 2 जब यहाँ रखेंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, मतलब सॉरी ये रेशियो होगा, डिस्टेंस नहीं होगा, तो वो s1 फिर s2 s3 एंड s4 विल बी 2 की वैल्यू, जब यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1, दैट इज 1, रेशियो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3, सिमिलरली 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 5, सिमिलरली 2 4 ज़ा 8 माइनस 1 7। तो अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा तो आप यहाँ से रिलेशन निकाल लोगे कि s का जो रिलेशन आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 2t माइनस 1। तो यानी जैसे आप s1 s2 s3 s4 जो सबका रेशियो लेंगे उसमें रेशियो क्या होगा, 2t माइनस 1 के हिसाब से ही t की वैल्यू 1 2 3 और 4 डालेंगे तो जो रेशियो आएगा, जैसे 1 जब डाला तो ये हो गई वैल्यू 1, जब 2 डाला तो ये वैल्यू हो गई 3, फिर 3 डाला तो हो गई 5, फिर 4 डाला तो हो गई 7। तो दिस विल बी द रेशियो, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई n सेकेंड, इसका जो डेरिवेशन होता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे s हमको फॉर्मूले का पता ही होता है, वो क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर वर्टिकल मोशन है तो हाफ gt स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप sn निकालना चाहते हैं, nth सेकंड में निकालना चाहते हैं तो आप पहले ये st निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए t माइनस 1 के लिए, तो यहाँ पे आप ले लेंगे u t माइनस 1 प्लस हाफ g t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को यानी 1 से 2 को जब माइनस करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन tth सेकंड आ जाएगा, tth सेकंड, ठीक है। वो tth सेकंड जो है आप निकाल लेंगे तो आप पाएंगे कि वो वैल्यू कितनी आती है, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, ठीक है। और जब आप डाउनवर्ड ड्रॉप के लिए करेंगे तो डाउनवर्ड ड्रॉप की स्पेशल कंडीशन क्या है कि उसमें u की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में u की वैल्यू 0 रखते हैं तो वो हाफ a 2t माइनस 1 पे आ जाती है बात। तो जब हाफ a 2t माइनस 1 पे आ जाएगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इज ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ ट्रेन इज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, अ ट्रेन इज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, a train is moving in the north direction with a speed of 54 km per hour. The velocity of the monkey running on the roof of the train is against its motion and with a velocity of 18 km per hour with respect to the train as observed by a man standing on the ground। यानी आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे ये ट्रेन है ना, जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा ना कि हीरो ट्रेन के रूफ पे दौड़ रहा होता है, तो यहाँ पर वो हीरो नहीं है, एक बंदर है, हाँ। यानी हमारी फिजिक्स की फिल्म में वो रोल हमने एक मंकी को दिया है जो अक्सर बॉलीवुड की मूवीज़ में हीरोज़ को दिया जाता है। तो ये देखिए ट्रेन जो है वो आगे चल रही है और जो उसकी स्पीड है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। पहले क्वेश्चन समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड है, ठीक है। अब जैसे एक बंदा दौड़ रहा है, ठीक है, और ट्रेन भी चल रही है, लेकिन जो बंदर है वो ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो आप ये देखिए कि ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए कितनी स्पीड है ट्रेन की, 54 किलोमीटर पर आवर। और इस पे जो मंकी दौड़ रहा है वो देखिए दिया भी विद अ वेलोसिटी ऑफ
दिस, ठीक है, और अगेंस्ट द ट्रेन दौड़ रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। और कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, यानी ट्रेन आगे जा रही है और बंदा उसी ट्रेन पर उसके ऑपोजिट दौड़ रहा है, ठीक है, और कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर खड़ा है, यानी मान लीजिए हम खड़े हैं जो इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि हमें इसकी स्पीड कितनी दिख रही होगी, ठीक है। तो एक चीज ये समझिए कि पहले तो ये जो स्पीड्स हमको दी हैं ये किलोमीटर पर आवर में दी हैं, और जो ऑप्शंस हमको यहाँ पर दिए हैं सबके सब मीटर पर सेकंड में दिए हैं। तो सबसे पहला काम तो वो ये होगा यूनिट का कन्वर्जन, और यूनिट का कन्वर्जन का मतलब कि जो स्पीड्स हमको किलोमीटर पर आवर में दी हैं हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो देखिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा फॉर्मूला कि जो भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होती है उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी ट्रेन जो है वो आगे जा रही है कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें बंदर की, तो बंदर की स्पीड भी आप समझ जाइए, 18 इंटू 5/18 दैट विल कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको ये दिख रहा है कि बंदर पीछे आने की कोशिश कर रहा है, ट्रेन आगे जा रही है, और ट्रेन लगातार आगे जा रही है और बंदर उसी के ऊपर है, लेकिन बंदर की स्पीड ट्रेन से कम है। अगर ट्रेन की स्पीड कम होती, बंदर की ज्यादा होती तो बंदर उतर जाता, लेकिन होगा क्या, क्योंकि ट्रेन की ज्यादा है तो बंदर दौड़ेगा लेकिन ट्रेन उससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल बंदर भी आगे ही बढ़ेगा, लेकिन ट्रेन की स्पीड से नहीं, उसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड के ऑपोजिशन में है। यानी अगर ट्रेन की 15 है और इसकी 5 है तो बंदर की स्पीड नेट इधर ही की तरफ होगी, क्योंकि बार बार ट्रेन उसको आगे लेके जा रही है, ठीक है। जैसे वो ट्रेन से स्लो दौड़ रहा है ना, तो ट्रेन आगे जा रही है, वो पीछे की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल वो आगे ही जा रहा है क्योंकि ट्रेन अल्टीमेटली आगे जा रही है। तो इसलिए जो इसकी स्पीड आएगी वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, तो 15 - 5 एंड दैट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो बंदर बेचारा जाएगा तो आगे ही ट्रेन के साथ, और कितनी स्पीड से जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में 10 मीटर पर सेकेंड ये आंसर इसका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, ठीक है बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटर्वल्स ऑफ आवर टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम वेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द रेशियो। देखिए अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि अगर कोई बॉडी ऊपर से ड्रॉप की जाती है तो वो अपने पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, उसके बाद जो दूसरे सेकंड में कवर करती है, जो तीसरे करती है, जो चौथे में करती है, उसके बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:3:5:7। तो देखिए जब हमको ये बात पता है तो इसके ऑप्शन को पढ़िए, एज द ऑड नंबर्स बिगिनिंग विथ यूनिटी। तो देखिए ये सारे नंबर ऑड नंबर्स है, दीज ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर्स एंड दे आर स्टार्टिंग विथ यूनिटी, सो द ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग, ये बात आपको समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि a car is moving along a straight line से OP, देखिए ये OP है, हाँ ये वाला OP नहीं है, है ना, ये 2 पॉइंट्स है, एक O और दूसरा P है, ठीक है, हाँ मैं OP हूं। देखिए O0 और P की वैल्यू 360 डिग्री, 360 मीटर्स है, यानी दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम O to P इज marked as 360 मीटर, 0 to 360 मीटर। द नेक्स्ट थिंग इज कि वो कह रहा है कि O से P तक बॉडी जाती है कितने टाइम में? 18 सेकेंड में। कितनी देर में जा रही है? 18 सेकेंड्स में O से P जा रही है, और P से Q जा रही है। देखिए Q एक पॉइंट है जो O से मार्क्ड है कितने पे? 240 पर, यानी ये O है जिसकी रीडिंग 0 है, यहां से स्टार्ट करके P पे गया 360 और फिर वापस आ गया Q पर, ठीक है, और कितनी देर में आया ये? 6 सेकेंड में।
तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो 9th क्लास का लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप डिस्टेंस देखिए जो ट्रेवल हुआ है टोटल O से P और फिर P से Q के लिए, तो देखिए जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हैं है ना विदाउट कमिंग बैक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जब बॉडी O से P गई दैट इज 360 एंड इट केम बैक फ्रॉम 360 टू 240, दैट इज दिस डिस्टेंस इज 120 मीटर। कितना है ये 120, तो यानी 360 आगे और 120 पीछे, यानी डिस्टेंस टोटल आया कितना 480 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि बॉडी ने क्या पाथ ट्रेवल किया उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आप वही कहते हैं ना, सुबह का लौटा अगर शाम को, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक्चुअल क्या गैप है, हम उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमें पाथ जो ट्रेवल हुआ उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो आप ये देखिए कि बॉडी 0 से 360 गई बट वापस लौट कर कहाँ आ गई 240, मतलब 120 बैक हो गई। तो यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो तो 240 है ना। तो यानी अगेन डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो कितना है, वो है हमारा 240 मीटर। सही है बच्चों। अब देखिए टाइम की बात कर लीजिए, तो यहां से यहां जाने में 18 सेकेंड और वापस लौटने में 6 सेकेंड, यानी जो टोटल O से P, P से Q की जर्नी है वो कंप्लीट हो रही है 24 सेकेंड में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो टाइम जा रहा है वो जा रहा है 24 सेकेंड का। ठीक है, तो 24 सेकेंड्स इज बीन टेकन बाय द बॉडी टू फर्स्ट मूव फ्रॉम O टू P एंड देन फ्रॉम बैक टू Q फ्रॉम P। अंडरस्टूड? सो द टोटल टाइम इज दैट इज 24 सेकेंड्स। तो अब हम लोग अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो कहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ भाई, ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना कितना हुआ है 240 और टोटल टाइम कितना लगा है 18 सेकेंड्स। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 24 सेकेंड्स लगा है, सॉरी 24 सेकेंड्स। हाँ वही मैं कहूँ कि ऑप्शन से बाहर कैसे हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा अपना 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लोग बात करें स्पीड की, तो वो डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ तो आपको पता ही होगा, कई बार आप भागे होंगे बहुत स्पीड में। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वो कितना है आपका, अगर आप देख लें तो वो टोटल स्पीड आपकी हो गई है कि टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है कितना 480 और टाइम अगेन कितना है 24, दैट विल कम आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जो ऑप्शन करेक्ट है आपका, उसने पहले किसको पूछा है, एवरेज वेलोसिटी को पूछा है, फिर एवरेज स्पीड को पूछा है। देखिएगा इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी अपनी कितनी आई है 10 और एवरेज स्पीड कितनी आई है 20, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन इज मूविंग इन साउथ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन इज, आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला काम, अगर हम ऑप्शंस को देखें तो सारे ही ऑप्शंस में जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में यूनिट है स्पीड की वो किलोमीटर पर आवर में है। तो जैसा कि बात हो चुकी है अपनी, हम लोग ने कसम खा ली है कि सबसे पहला काम जिसमें ऑप्शंस हैं उसी यूनिट में सारी स्पीड की वैल्यूज को लाना है जो भी क्वेश्चंस में दिया गिवन हो। तो आप देखिए ये वैल्यू जो हमको दी है 90 दी है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5/18 एंड दैट विल कम आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड।
अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो अगर आप देखिए ये ग्राउंड है ना, और ये ट्रेन है, ये ग्राउंड है ना, पहचान गए होंगे आप। तो ये कितनी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन आगे जा रही है ना, ट्रेन आगे जा रही है कितनी स्पीड से 25 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन अगर आप ट्रेन पे बैठ जाते हैं तो आपको ये नहीं लगता ट्रेन चल रही है, आपको ऐसा लगता है बाकी चीजें पीछे भाग गई हैं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कभी आप गए होंगे ना, ट्रेन पे बैठे होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप ट्रेन से बाहर किसी ट्री को देखते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि हम आगे जा रहे हैं, आपको लगता है ट्री पीछे जा रहा है। उसी तरह से जब यहाँ ट्रेन मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से 25 मीटर पर सेकेंड से, ये एक्चुअल है इनर्शियल फ्रेम में, यानी हम देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा, लेकिन ट्रेन को ऐसा लगेगा, या ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वो रुका हुआ है, लेकिन जो चीज है वो पीछे भाग रही है ना, यानी अपोजिट एंड में जा रही। तो उसका आंसर होगा कि ये जो 25 से ये अपने आप को रुका हुआ देखेगा और इसके हिसाब से ग्राउंड चलेगा -25 से। रिलेटिव वेलोसिटी का ये तो कॉन्सेप्ट होता है कि जिस फ्रेम में आप जाते हैं वो रुक जाता है और उसकी स्पीड दूसरी चीज को, जैसे ग्राउंड था, इसको ग्राउंड मान लीजिए, तो इसकी स्पीड ग्राउंड को उल्टी होकर ट्रांसफर हो जाती। तो अगर इधर हमने पॉजिटिव वेलोसिटी ली थी तो इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आंसर मिलेगा -25 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी इज रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं अभी एक क्वेश्चन और आएगा तो मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी है। देखिए कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड is observed to have acceleration given by a is equal to g minus bv, where g is gravitational acceleration, b is constant after a long time of release, ठीक है। it is observed to fall with a constant speed, the value of constant speed is। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान से देखें तो कहने का मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड क्या है। तो यानी जब व्हेन द स्पीड बिकम्स कांस्टेंट, कॉन्सेप्ट देखिएगा, अब कांस्टेंट बोल लीजिए, स्पीड बोल लीजिए, वेलोसिटी बोल लीजिए, क्योंकि लीनियर डायरेक्शन की मामला है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। तो जब आप वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ए की वैल्यू 0 रखने का मतलब g माइनस बी वी इज इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी वी, जिसमें v वेलोसिटी है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी g अपॉन बी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, जो कि अपना ऑप्शन है पहला, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स टी इज इक्वल टू टी माइनस साइन टी। ये पार्ट हटा दीजिए, ये छोड़िए, इसको ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू टी माइनस साइन टी, यानी हम इक्वेशन लेंगे x इज इक्वल टू टी माइनस साइन टी। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है बच्चों, कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू टी माइनस साइन टी। अब ऑप्शन उसने क्या दिया, देन द पार्टिकल moving along negative x direction comes to rest periodically and moves forward. The particle along x direction comes to rest periodically and moves backwards. The particle moving along positive x direction comes to rest periodically and move forward। 4 ऑप्शन है, तो पहले हम लोग इसके लिए एक चीज देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप कि इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है कि द पार्टिकल मूविंग स्पेस, इसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा है। देखिए x की वैल्यू दी है, ठीक है, तो द पार्टिकल मूविंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन कम्स टू रेस्ट पीरियोडिकली एंड मूव्स फॉरवर्ड, ठीक। यानी आप पहले इसके लिए एक चीज तो ये समझ लीजिए कि x इज इक्वल टू टी साइन टी माइनस साइन टी है ना। तो पहले
आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx बाई dt। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस साइन टी। अब हम सबको पता है कि डिफरेंशिएशन जो टी माइनस साइन टी, तो यानी जब पहले टी को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो वो 1 हो जाएगा, और साइन टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कॉस टी हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, अब वेलोसिटी के हिसाब से हमको चीजों को देखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि द पार्टिकल मूविंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन कम्स टू रेस्ट periodically and moves forward. The particle moving along x direction comes to rest periodically and moves backward. The particle moving along positive x direction comes to rest periodically and moves forward. The particle moving along x direction comes to rest periodically and moves either backwards or forwards. ठीक है बच्चों, तो ये वेलोसिटी हमारे पास है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से देखिए कि विथ टाइम अगर हम लोग टाइम की वैल्यू 0 रखें, ठीक है बच्चों, अगर हम लोग टाइम की वैल्यू 0 रखें तो आप देखिए क्या होगा। टाइम की वैल्यू 0 रखने से वेलोसिटी 0 होगी। कब? जब टाइम आपका, हाँ दोनों चीजें आपके सामने है, x भी है और v भी है। अब ध्यान से देखिए, जब हम t की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट रेस्ट, है ना। और पोजीशन की बात कर लीजिए, तो t की वैल्यू आपने रखी 0 और साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, यानी x की वैल्यू भी 0 है, यानी एट टाइम 0 बॉडी इज एट रेस्ट, ऐसे रुका हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग t की वैल्यू को पाई बाई 2 कर लेते हैं, हमारी नोन वैल्यू है, तो t की वैल्यू पाई बाई 2 करेंगे तो देखिए पाई बाई 2 यानी 3.14 डिवाइड बाई 2, है ना। x की वैल्यू, जब t की वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 रखेंगे तो देखिए क्या सिचुएशन होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये 1 से ज्यादा होगी कुछ, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो x पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग v की बात करें तो v की वैल्यू क्या होगी, cos 90 इज 0 एंड 1, यानी वेलोसिटी 1 होगी, है ना, यानी x और v दोनों पॉजिटिव होंगे। अब इसी तरह से हम लोग जब t की वैल्यू पाई कर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए 1 माइनस कॉस पाई, यानी कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, यानी v की वैल्यू उस टाइम क्या हो जाएगी 2, और साइन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 0, यानी x जो हमारा होगा वो कैसा होगा, यानी ये हुआ पाई और ये 0, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखिए हमको सिचुएशन यहां से दिख रही है कि जब हमने t 0 रखा तो हमको क्या दिख रहा है कि t 0 रखने पे x भी 0 है और v की वैल्यू क्या है, t 0 रखा तो 1 माइनस 1 ये भी 0 है, एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर x पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, t इज इक्वल टू पाई रखने पे v की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है द पार्टिकल मूविंग, हाँ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग x डायरेक्शन कम्स टू रेस्ट periodically एंड मूव्स आइदर बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड। द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन कम टू रेस्ट periodically एंड मूव्स फॉरवर्ड। A particle moving along x direction come to rest periodically and moves backwards. To rest periodically and moves forward. x की वैल्यू कम टू रेस्ट, v की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, उसके बाद कब 0 हुई है, 0 पे नहीं 0 हुई, 90 पर t की वैल्यू पाई बाई 2 रखने पे x पॉजिटिव है, v भी है, हमको रेस्ट में ही आता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, अब जब 2 पाई करेंगे तो फिर वापस लौट के वहीं आ जाएंगे और फिर फॉरवर्ड जाएगा, तो यानी आंसर है
ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्योंकि साइन 2 पाई इज 0, अगेन साइन पाई इज 0, नहीं साइन जब 3 पाई बाई 2 पे रखिए, देखिए तो 3 पाई बाई 2 का क्या होता है कि ये 3 पाई बाई 2 ये 0, तब भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन नंबर, हाँ बेटा, यानी इसमें ये बात सही है कि पार्टिकल जो है रेस्ट में तो आएगा पीरियोडिकली, क्योंकि जैसे एक बार कब आएगा, जब 0 था, जब 2 पाई घूम के वापस आएगा तो फिर पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन वो हमेशा डिस्टेंस कभी भी वापस 0 नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट, तो यानी वो हमेशा फॉरवर्ड ही मूव करता रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, स्पेस कम थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि a ball is bouncing elastically with a speed of 1 meter per second between the walls of railway compartment of size 10 meter in a direction perpendicular to the walls। यानी ये कह रहा है कि ये कंपार्टमेंट की वॉल्स है, और जाहिर सी बात है कि अगर कंपार्टमेंट का साइज 10 मीटर है तो इसकी वॉल्स का भी बीच का डिस्टेंस 10 मीटर्स होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक बॉल है जिसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, और ठीक है, ठीक है, तो ये जो ट्रेन है ये कितनी स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, किस किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ बॉल, वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी दो वॉल्स, कंपार्टमेंट का साइज कितना है, कंपार्टमेंट का साइज 10 मीटर है, यानी उसकी दो वॉल्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा 10 मीटर होगा। इसमें एक बॉल है जो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड से, और ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है यानी सेम है। पैरेलल का मतलब होता है एंगल इज जीरो, डिस्टेंस डायरेक्शन इज सेम। अब वो ये कह रहा है आपसे कि आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। अब आप देखिए इसमें, अब इसमें क्या दिया है, कांस्टेंट। तो अब ग्राउंड से देखने पे क्या क्या चीजें दिखेंगी, यानी हम लोग कहां से देख रहे हैं चीजों को, ग्राउंड से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहली चीज तो ये कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से देखा जाए या वैसे देखा जाए, तो अगर बॉल की स्पीड स्टार्टिंग में देखें तो इधर जाते वक्त कितनी है भाई, क्योंकि इधर 10 ट्रेन की स्पीड है और उसी में 1 मीटर पर सेकंड से बॉल चल रही है। जैसे कि हम लोग ने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो मंकी था वो ट्रेन के ऑपोजिट दौड़ रहा था, ट्रेन के ऊपर, तो हमको ग्राउंड से देखने में क्या लग रहा था कि ट्रेन की स्पीड से ग्राउंड मंकी की स्पीड को माइनस किया था। अभी हम ग्राउंड पे खड़े देख क्या रहे हैं कि बॉल 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ट्रेन खुद कितनी स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। जैसे कि मैं दौड़ूं और वो चीज खुद भी उधर ही जाए तो दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी। तो यानी बॉल की स्पीड इधर जाते वक्त कितनी हो गई 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे ग्राउंड से क्या दिखेगा, इसकी तरफ इधर जाती हुई बॉल की स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड। फिर बॉल यहां टकराएगी, टकराने के बाद बॉल इस साइड आएगी और फिर उसकी स्पीड कितनी है देखो, क्योंकि उसने एक चीज बोली है कि इलास्टिक कोलिजन है। अब इलास्टिक का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी टकराने के बाद बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, जिस स्पीड से टकराई है बॉल उसी स्पीड से वापस आएगी। तो अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से टकराई थी तो इधर भी ये 1 मीटर पर सेकंड से ही आ रही है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि ट्रेन आगे 10 से चल रही है, तो जब हमने इसको देखा था पहले 11 हो गई थी, तो इधर से वापस टकराने के बाद फिर 1 है इधर। ठीक है, तो इधर हमको जो ग्राउंड से दिखेगी बॉल की स्पीड कितनी 9 मीटर पर सेकंड। अब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अभी ये तो देखिएगा वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना बताया था 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमको
इसमें एक चीज देखनी है, तो आप ये देखिए कि 10 सेकंड के लिए बॉल चली थी 11 से, फिर उसके बाद क्योंकि अगर इधर 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो जाहिर सी बात है कि एक आगे है, तो जब ये दीवार से टकराएगी तो इसको 10 सेकंड लग ही जाएगा ना। अगर यहाँ से स्टार्ट करी मान लो पूरा स्टार्टिंग से, तो 1 मीटर पर सेकंड से चल रही थी सिंपली, ठीक है, और ये 10 मीटर की दूरी, तो यहाँ जाके टकराएगी कितनी देर में, 10 सेकंड में ही ना। और 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड इधर आके कितनी हो जाएगी, 9। तो यानी ये तो स्पीड चेंज कितनी देर में हो रही है, तो स्पीड चेंज हो रही, द स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड। तो यानी ये ऑप्शन तो आपका सही है ग्राउंड से। अच्छा, अब अगली चीज देखनी है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल ओवर एनी 20 सेकेंड। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड। देखो, हाँ ठीक है, अब देखा था एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल्स इज फिक्स्ड, ठीक है, कह रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल्स इज फिक्स्ड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड टोटल कितनी होगी, देखो इधर ये गया 11 से, वापस लौटा 9 से, तो अगर टोटल मैं स्पीड का गैप देखूं, ठीक है, तो भाई डिस्टेंस टोटल कितना होगा 20 मीटर, और जो स्पीड का डिफरेंस था वो भी 11 माइनस 9, तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो हमको ये दिख रहा है कि हमेशा ये फिक्स तो रहेगी एवरेज स्पीड, तो ये हो गया आपका फिक्स है। ये थर्ड है कि देखो, क्योंकि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि जो मूव कर रही है ट्रेन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब ट्रेन जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इनर्शियल फ्रेम होता है ना, तो इनर्शियल फ्रेम चाहे जैसे ग्राउंड को हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, और ट्रेन जो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, वो भी एक इनर्शियल फ्रेम है। तो हर इनर्शियल फ्रेम से चीजें सेम दिखती हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनर्शियल नॉन इनर्शियल में फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन इनर्शियल जो फ्रेम्स होते हैं उनमें सेम होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज सेम फ्रॉम द ग्राउंड एंड acceleration of the ball will be same from both ground as well as train. Why? Because both of them are inertial frames. तो ये ऑप्शन भी आपका टिक हो जाता है, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? देखिए एक बार मैं फिर जल्दी से क्वेश्चन आपको बता दे, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, 2-3 चीजें थी। देखिए पहले तो इसने ये कहा कि जो बॉल है वो इलास्टिकली बाउंस कर रही है। इलास्टिकली बाउंस होने का मतलब ये होता है कि बॉल की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, और जो बॉल है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, किसमें, वॉल्स ऑफ रेलवे कंपार्टमेंट, जिसका साइज 10 मीटर है। तो यानी दो वॉल्स जो हैं कंपार्टमेंट की, उनके बीच की गैप कितनी है, 10 मीटर है। फिर उसने हमको एक और चीज बताई कि इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वॉल्स द ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ट्रेन खुद भी मूव कर रही है कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से, जो कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल है। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल के पैरेलल, जैसे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल है और ये ट्रेन है। अब आपको ये इमेजिन करना है कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, आप ट्रेन में नहीं है, ठीक है, आप ग्राउंड पे खड़े हैं, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि जिस वक्त आपने बॉल यहां से फेंकी 1 मीटर पर सेकेंड से, तो इधर जाती हुई बॉल की स्पीड आपको 11 लगेगी। जब 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड ही लगेगा क्योंकि देखो ये 1 मीटर पर सेकेंड से चल रही ट्रेन के अकॉर्डिंग, अगर आप ट्रेन में होते तो आप क्या देखते कि ये बॉल जाकर 10 सेकेंड बाद ही तो इसे टकराएगी, जाहिर सी बात है। और जब टकराएगी, जो टाइम बॉल को अंदर से कंपार्टमेंट में टकराने पे लगेगा, ग्राउंड वाले को देखने पे भी वही लगेगा। जैसे इमेजिन करिए कि मैं ट्रेन में हूं और मैं कोई चीज फेंक के अपने स्टूडियो की वॉल पे मारूं, तो जो वक्त मुझे लगेगा, भले मेरी ट्रेन चल रही हो, टाइम तो दोनों के लिए सेम है ना, टाइम तो नहीं चेंज हो सकता, चाहे ये फ्रेम हो चाहे वो फ्रेम हो, टाइम इज कांस्टेंट सेम। तो उसी तरह से जब मैंने यहां से ट्रेन के अंदर बॉल जाकर कितनी देर में टकराएगी, 1 मीटर पर सेकेंड से इस कोने से इधर, जो कि दूरी 10 मीटर की है, 10 सेकेंड ही तो लगेगा, 10 सेकेंड लगा कि नहीं लगा, तो 10 सेकेंड बाद जाके ये बॉल टकराई। और जब बॉल टकराएगी तो देखो इसकी आगे जा रही थी ट्रेन 10 से और बॉल पीछे आने लगी 1 से, तो यानी स्पीड यहाँ चेंज हुई, कितनी हो गई, 9 मीटर पर सेकेंड।
तो एक चीज क्लियरली दिखी ना कि स्पीड की जो चेंज हुआ, स्पीड की, बॉल की स्पीड का जो चेंज हुआ वो कितने टाइम में हुआ, 10 सेकेंड में। यही ऑप्शन था पहला, द स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड। ये बात तो सही है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल्स इज फिक्स्ड। अब ये बात को समझते हैं कि ये ऑप्शन कैसे सही हुआ था। मैं फिर से एक बार बताता हूं कि कह रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल्स इज फिक्स्ड। अब आप देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पता है ना अपने को, ठीक है। तो आप ये देखिए कि बॉल यहां से यहां जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 11 से, ग्राउंड से आप देख रहे हो, चलो ग्राउंड से ले लेते हैं। कितनी देर से जा रही, 11 की स्पीड से, और कितनी देर के लिए जा रही, 10 सेकेंड के लिए। तो 11 इंटू 10, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 110, ठीक है। फिर इधर 9 से आई, इधर भी जाके 10 सेकेंड में टकराएगी, तो कितना हुआ ये, कितना हुआ ये, 90। तो टोटल डिस्टेंस देखिए कितना हुआ, 200 मीटर हुआ। अब आप देखिए टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है, 200 मीटर टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम लगा 20 सेकेंड। तो स्पीड की वैल्यू कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड आई। तो आप देखिए ये वैल्यू फिक्स है ना, हर 20 सेकेंड में यही तो रहेगा, ठीक है। तो यही तो बात कह रहा है कि स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल फॉर ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल इज फिक्स्ड। और वो है कितना फिक्स, वो भी मैंने देख लिया, कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ था फिर बता दे रहा हूं कि भाई ये इधर गई, इधर लौटी। तो जो चेंज ऑफ स्पीड है, चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट फॉर एनी 20 सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड सेम है, ठीक है। ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया था कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट, तो उसके हिसाब से डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यानी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जो एक चीज आपको समझनी है वो ये कि जो पहला ऑप्शन है वो गलत क्यों हुआ, कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड, है ना। ये बात कैसे गलत हुई कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो बॉल का है वो चेंज हो रहा है हर 10 सेकेंड में। ये बात हम लोग की कैसे सही है, मतलब ये कैसे सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, ये भी बताइए, ठीक है। The direction of motion of the ball changes every 10 seconds. The speed of the ball changes every 10 seconds. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देखिए for the one dimensional motion described by x is equal to t minus sin t the following statements are given। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसी तरह से होगा, x is equal to t minus sin t दिया, देखिए एकदम सेम वही क्वेश्चन है, बस इसके ऑप्शन पलट दिए गए हैं, जैसा भी एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दिया x is equal to t minus sin t, ठीक। तो अगर आप यहाँ से इसको देखिए, तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी, और वो कितना होगा, 1 माइनस कॉस टी। और इसको मैं एक और बार करूँ dv बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन देगा, और वो कितना होगा, 1 का तो कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस साइन ऑलरेडी रहेगा, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी प्लस में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपना हो गया साइन टी, वेलोसिटी होगी अपनी 1 माइनस कॉस टी, और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी अपने को गिवन है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है साइन टी, एंड साइन टी, है ना, टी की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ी लेते हैं कभी भी, है ना, तो ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, ठीक है। और अगर ऐसा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ए की वैल्यू 0 से ऊपर रहेगी, तो आप ये भी देख लीजिए कि एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 रहेगी।
अब ये बात आपको समझनी है कैसे। देखिए t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यानी t पॉजिटिव है। जब भी t पॉजिटिव है साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, है ना। जब भी t पॉजिटिव है, t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं कि आप t इज इक्वल टू 0 लेके देखो पहले। तो जब t की वैल्यू 0 लेके देखोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और v की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आप t की वैल्यू फिर वही करो, कितनी लेके देखो, π/2। अब आपको पता होगा π/2 ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, और जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तब भी वैल्यू 1.5 से ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो t की वैल्यू π/2 ली। जब हम t की वैल्यू π/2 लेंगे तो आप देखिए कि साइन π/2 यानी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये वैल्यू 1 हो गई, तो 1 से ज़्यादा वैल्यू से 1 को माइनस करने पर x की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं v की, तो v की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 माइनस 0, तो v की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग आ जाए एक्सेलरेशन पर, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है, तो a की वैल्यू यहां पर 1 ले लीजिए और पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लोग t की वैल्यू क्या ले लें, t की वैल्यू ले लें हम लोग पाई, ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि साइन पाई यानी 0 ही होता है, तो t माइनस 0, तो यानी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। और v की बात करें तो cos पाई दैट इज -1, एंड 1 माइनस -1 दैट इज 2, यानी v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और कितनी होगी, 2 होगी। और यहां पर v की वैल्यू कितनी थी, π/2 पर v की वैल्यू 1 थी, पॉजिटिव और 1, ठीक है। और थर्ड एक्सेलरेशन की बात करिए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, साइन पाई दैट इज 0 ना, एक्सेलरेशन इज 0 अगेन इन दिस केस, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन 0 पे भी 0 था, एक्सेलरेशन पाई पे भी 0 हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें से कुछ चीज़ें हमको दिखने लग गई, क्या कि v की वैल्यू देखिए मिनिमम कितनी है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, दिख रहा है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है कि वी टी लाइज बिटवीन 0 एंड 2, दिख रहा है ना। सेकेंड जो बात उसने पूछी है हमसे, क्या पूछी है कि एक्स टी इज ग्रेटर देन 0 और ऑल टी इज 0 ग्रेटर देन 0। देखिए x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती हुई दिखेगी ना, कभी भी। जैसे अब आपके दो वैल्यूज और हैं, एक वैल्यू होती है साइन 3π/2 ले लो, मान लो, तो साइन 3π/2 कितना होता है, दैट इज -1, और ये वैल्यू कितनी है 3π/2, तो आपको पता ही है कि 1 से ज्यादा होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ओवर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ये दो ऑप्शन सही है, सॉरी मैं गलती से कट गया, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का जो केस है ये सही नहीं है कि हमेशा t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये ऑप्शन गलत होता है, वो दिख रहा है कैसे, जब हम यहाँ पे 3π/2 रख देंगे तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये बात सही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा, ये ठीक नहीं है। और इसी तरह से v इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर t इज 0, ये बात भी ठीक नहीं है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखिए अभी हम लोग ने v को 0 होते हुए देखा है, कहाँ अभी v 0 हो जाएगा, कहाँ पर 0 हो जाएगा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां पर v भी 0 होता हुआ हमको दिखेगा। तो यानी बस पहला और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ठीक है, देखिए अब ग्राफ की कुछ बात क्वेश्चंस आ गए हैं। द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t इज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब आपको ये बताना है द पार्टिकल इज रिलीज्ड एट फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। देखिए आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। यानी आपको ये क्या याद रखनी है बात कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives you
वेलोसिटी। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि इसमें कौन कौन सी बात सही है, ये पता लगाना है ना। तो आप देखिए कि यहां पर एट ए स्लोप नहीं है, स्लोप इज जीरो, है ना। तो यानी अगर आपने ऐसी लाइन देखी यानी स्लोप क्या है, जीरो है। अगर आपने ऐसी देखी तो यानी स्लोप इज कांस्टेंट। ठीक है, और अगर आपने ऐसी कोई लाइन देखी तो आप कहेंगे स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब इन तीन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि जो भी स्लोप आपको दिया है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ही चीजों का है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी हैं। देखिए, द पार्टिकल इज रिलीज्ड, कह रहा है द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एट टी इज इक्वल टू जीरो पर स्लोप इज जीरो, तो यानी इसमें पहला ऑप्शन तो सही है, तो यानी पहला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो यानी ऑप्शन पे भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, दूसरा और चौथा ही सही हो सकता है, क्योंकि बाकी दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि बाकी दोनों में ए नहीं है। दूसरी बात क्या दिया है, एट बी द एक्सेलरेशन ए इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, अब एट बी आइए, देखिए ये बी है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट बी पे देखें तो यहां भी स्लोप कांस्टेंट है, तो यानी ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है, बी इज रॉन्ग। अब सी पे आइए, एवरेज वेलोसिटी फॉर द मोशन बिटवीन ए एंड डी इज पॉजिटिव। अच्छा, ये भी देख लीजिए। देखिए, ठीक है, देखिए एक्स की वैल्यू ऑलरेडी कुछ थी और डी पे वो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अगर हम लोग टोटल बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की बिटवीन ए एंड डी इज पॉजिटिव, तो गलत बात है, क्योंकि देखिए आप ए से डी की तरफ आए हैं, है ना, यानी आपका डिस्टेंस पहले ज्यादा था, आप पहले ज्यादा था, आप बैक आए हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव है, तो सी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर, ये गलत बात है, क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप यही तो कह रहे हैं कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपका डिस्टेंस कुछ था, यानी जैसे मान लीजिए आप डिस्टेंस पे पहले 10 मीटर पे खड़े थे और फिर वापस आप आ गए जीरो पर, तो ये बताइए डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव थोड़ी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डी की। द स्पीड एट डी एक्सीड्स दैट एट ई। ई पॉइंट ही नहीं मिलता हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे ई बना नहीं है, तो मान लेते हैं यही ई है। ये है ई मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ये डी पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो वेलोसिटी से मतलब नहीं, स्पीड की बात कर रहे हो, तो ये पॉइंट भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट है। समझ गए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन और मिल गया। क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टी का होल स्क्वायर। यानी ये देखिए थोड़ा सा करेक्शन है उसमें, वो थोड़ा सा सही नहीं बन पाया है, ये स्क्वायर, वेयर एक्स इज इन meters and t is in second, the distance covered by the particle in the first 4 seconds is। तो क्या है, डिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है, ये आपको जो दिया है ये क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, x is equal to t minus 2 का होल स्क्वायर, where x is in meters and t is in seconds। ठीक है, तो आप पहले तो ये समझिए कि t माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कैसी इक्वेशन बनेगी x और t के बीच में, ये x है ये t है मान लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं पैराबोला ही बनेगा, है ना। ठीक है, तो देखिए पहले एट
t इज इक्वल टू 0 बॉडी कहाँ होगी, तो वो होगी, ऑलरेडी उसका डिस्टेंस था, कितना था, -2 का होल स्क्वायर यानी 4, ठीक है। t इज इक्वल टू 1, अब t इज इक्वल टू 4 डाल के देखिए कितना होगा, 4 - 2, t की वैल्यू आपने रखी कितनी की पहले, हाँ, कह दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय t - 2 का होल स्क्वायर वेयर x इज इन meters and t is in seconds, the distance covered by the particle in the first 4 second is first 4 second, तो t is equal to 0 हुआ, तो t is equal to 0 पे जब हम रखेंगे तो ये 0 - 2 यानी -2 का होल स्क्वायर 4 मीटर, t is equal to 1 तो 1 - 2 यानी -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर वो 1 - 2 -1 का होल स्क्वायर यानी 1, ये t इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 का होल स्क्वायर यानी 0, ठीक है। ये t इज इक्वल टू 1 पे था, ये t इज इक्वल टू 2 पे था, ये t इज इक्वल टू 3 पे देखिए कितना हुआ, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी कितना हुआ, 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, और x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4 पे देखिए कितना हो रहा है, 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 मीटर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है डिस्टेंस बताओ, तो देखिए यानी इसने स्टार्ट किया था, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी t एट 0 पे ये 4 पे था, ठीक है। फिर ये 1 सेकंड बाद कहाँ पे आ गया, यहाँ 1 सेकंड बाद ये 1 पे आया, ठीक है। फिर ये आ गया 0 पर, t एट 2 पर, ठीक है। तो यानी इसने पहले यहाँ से चला कितना टोटल डिस्टेंस, 1 पे, t एट 1 पे 1 आया ना यहाँ, और 2 पे आया 0 पर, यानी ये चला 4 प्लस, फिर ये आया आगे एक 5, ठीक, और फिर ये वापस आ गया यहाँ पर 8 इज द आंसर, ठीक है। यानी 4 से स्टार्ट किया था, पहले 0 पे आया, फिर वापस लौट के 4 पे आया, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हमें मतलब नहीं होता, हमें डिस्टेंस पूछा गया है ना, तो डिस्टेंस में तो दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, डायरेक्शन से मतलब नहीं, 8 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो बात और होती 4 सेकंड में, ठीक है। तो फर्स्ट 4 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो 4 और 4 8 मीटर, दिस इज द आंसर। तो देखिए ये, अब ये चीज मैंने भी आपको पहले ही बताई थी कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको एक बात समझनी है, पहले बताई थी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, अब मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, वेलोसिटी टाइम के लिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप इस ग्राफ में देखिए तो ये एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो अब आप देखिए कि इसमें एक चीज तो क्लियर दी है कि हाँ वेलोसिटी स्टार्ट तो 0 से हुई है, तो जैसा कि ऑप्शन दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये बात तो ठीक नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, पहला ऑप्शन सही है, बात कंप्लीट हो गई, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन भी रिलेटिव वेलोसिटी का है, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यार आखिरी क्वेश्चन है। आप देखिए इसको कैसे करते हैं, 1 घंटे की रोज क्लास रहेगी तो टाइम अपना आप हुआ है। देखिए कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अब ये मान लो बिल्डिंग कितने मीटर की दी हुई है, 80 मीटर की दी हुई है, ठीक है। तो एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, बॉल इज ड्रॉप्ड डाउन, और अनदर बॉल है जो ऊपर फेंकी जा रही है कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड से। कह रहा है ये बताइए दोनों बॉल्स कब मिलेंगी। तो देखिए बच्चों एक इसमें बहुत इजी ये क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए हुए हो सकता है, ये क्वेश्चन बेस्ड है रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे। देखिए जब आपको दो बॉडीज मूव करती हुई दिख रही हो तो आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दोनों बॉडीज एक डायरेक्शन में मूव करें, अभी तो मैं इतना बता रहा हूं, ये मान लीजिए बॉडी ए है
और ये बॉडी बी है, इसकी वेलोसिटी वी है और इसकी बॉडी की वेलोसिटी वी बी है। समझ रहे हैं आप? चलिए मैं इधर हो जाता हूँ तो वहां दिखेगा आपको। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा था कि जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे दो बॉडीज हैं आपकी, एक ए और दूसरी बी, ये बॉडी है की वेलोसिटी वी है और इस बॉडी की वेलोसिटी वी बी है। अगर ये दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है तो ऐसे समझिए ना कि हम दोनों ही बॉडीज चल रही हैं, तो हमें किसी एक बॉडी के फ्रेम में जाना होगा, यानी किसी एक बॉडी की हिसाब से दूसरी बॉडी को देखने की जरूरत है। तो आप मान लीजिए आप किसी एक बॉडी के फ्रेम में चले गए, यानी इन द फ्रेम ऑफ ए, यानी ए बॉडी को ऐसा कैसा दिखेगा, तो देखिए बच्चों इन द फ्रेम ऑफ ए आप देखिए क्या होगा कि जब आप जिस बॉडी की आप फ्रेम में जाते हैं उसके हिसाब से आप रुक जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, रोड रेज के केसेस में ऐसा ही होता है ना, जैसे दो लोग आमने सामने से आ रहे होते हैं और गाड़ी टकरा जाती है तो एक दूसरे को दुआएं देना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिलेटिवली देख रहे होते हैं। यानी जिस कार में जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं, सामने से किसी कार ने आके मुझे टक्कर मारी, तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भी चल रहा था, मेरी भी कोई गलती है। मुझे ऐसा लगेगा कि सामने वाले ने आकर सारी स्पीड जो मेरी अपनी है और जो उसकी है, दोनों स्पीड उसी में ऐड होती हुई मुझे लगेंगी, और मैं सोचूंगा इसने मुझे आकर इतनी ज्यादा स्पीड से ठोक दिया, फिर मैं उसको अच्छे अच्छे शब्द बोलूंगा, फिर लड़ाई होगी। यही तो होता है ना ओवरडोज। तो इसीलिए अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रखी है तो इस चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि जिस वेलोसिटी से आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको अपने आप खुद को रेस्ट में ही फील करेंगे। तो इन द फ्रेम ऑफ ए चले जाएंगे तो ए के लगेगा कि मैं तो चल ही नहीं रहा हूं, ए मस्त बैठ जाएगा। उसको क्या लगेगा, ये जो बी है जो ऑपोजिट आ रही सेम डायरेक्शन में है ना, तो जैसे मान लो कि ये बी आगे चली हुई थी, तो बी को लगेगा कि ए की वेलोसिटी बी को ट्रांसफर हो जाएगी और डायरेक्शन चेंज होकर, यानी बी की वेलोसिटी जो ए को दिखेगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन थे दोनों, तो क्या दिखेगी, वी बी माइनस वी ए, इस स्पीड से आ रही बी, इसको ऐसा लगेगा ए को। कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन में। वही जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब मैंने अभी जो केस बताया था लड़ाई वाला, जैसे ये वी ए है और ये वी बी है, अब हम फिर फ्रेम ऑफ ए में हैं, तो ए को लगेगा भैया मैं तो चल ही नहीं रहा हूं, और बी जो है मेरी तरफ अपनी स्पीड से भी आ रहा है और मेरी स्पीड से भी आ रहा है, तभी इसको कभी ये नहीं लगेगा जो स्पीड बी की ओरिजिनली होगी उससे ज्यादा ए को दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि ए की अपनी वेलोसिटी भी इसको ऐड करती हुई दिखेगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं और सेम डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनका डिफरेंस हो जाता है। अब इसी तरह का केस है, जैसे ये 80 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, एक बॉल वेस्ट में है और दूसरी बॉल 50 मीटर पर सेकंड से, तो हम क्या करेंगे, दोनों बॉल को मूव नहीं कराएंगे, हम तुरंत एक बॉल को रोक देंगे। तो आप जैसे देखिए अगर मैं ए को रोकूंगा तो ए की वेलोसिटी बी को ट्रांसफर होगी, क्योंकि बी की वेलोसिटी खुद जीरो ही है, तो एडिशन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये बॉल सिर्फ चलेगी और कितनी स्पीड से चलेगी, 50 मीटर पर सेकंड से। अब ये तो चल नहीं रही, तो ये 80 मीटर का पूरा डिस्टेंस इसी बॉल को कवर करना है, और कितनी स्पीड से कवर करना है, 80 मीटर पर सेकंड से कवर करना है, ठीक है। तो अब आप एक बात सीधा समझ जाइए कि इसके हिसाब से आंसर जो होगा, ठीक है, आंसर जो होगा वो सॉरी 80/50 होगा और आएगा आंसर 1.6 सेकेंड, ये आंसर। अब देखिए इसमें एक चीज और थी जो भी हमने, एक चीज ये थी कि भाई ग्रेविटी का भी तो इफेक्ट होगा, तो वो रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, दोनों का डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर तो जी का इफेक्ट नहीं दिखेगा इसमें, तो सीधा इस क्वेश्चन इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जी का भी जो रोल होगा उसकी भी चर्चा करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आगे कराए जाएंगे। आज तो पहला लेक्चर था और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी और पसंद आया होगा, और बाकी अभी हम और लेक्चर्स अपनी इस सीरीज़ पे लाते रहेंगे, तो प्लीज़ अगर आपको ठीक लगा हो लेक्चर तो आप इस चैनल पे कंटिन्यू विजिट करते रहें और अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहें। थैंक यू।
अरे ये सर बंद हो गया, बस हो गया सर, 1 घंटे ज़्यादा हो रहा था।